This call is now being recorded. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। हरिओम, सभी का कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो हरिओम कल, मैडम। हाँ जी, तो हरिओम जी। तो कल जो हमने कक्षा में पढ़ा था सभी ने घर मतलब बाद में रिवाइज भी किया था, याद है ना सभी को? क्वेश्चन आंसर करूं मैं? हेलो जी मैम। चलिए, तो सबसे बताएंगे टीचिंग की कोई एक डेफिनेशन बताए, जिसे आता है वो हैंड रेज करेंगे। जी, डॉक्टर महुआ पाल जी बताइए। Teaching is a disciplined social process in which teacher, by virtue of his position, his or her position, status, knowledge, always plays the upper hand, and the pupil is in the lower, low experience people. By teacher helps the people to develop according to his needs. बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई आपने। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। इनफॉर्मल और फॉर्मल, किसको पता है वो हैंड रेज करेंगे। नीरज मंडलोई जी बताइए। जी जी उसको हिंदी में औपचारिक अनौपचारिक बोलते हैं। जो औपचारिक होता है वो फॉर्मल होता है और अनौपचारिक होता है इनफॉर्मल होता है। तो औपचारिक में जो है हमारी शिक्षण संस्थान होती हैं, उसमें जो शिक्षक होता है वो जो शिक्षा देते हैं उसको हम औपचारिक बोलते हैं। और जो भी हमें परिवार में जो भी हमें शिक्षा दी जाती है, समुदाय में जो शिक्षा दी जाती है, जीवन में जो भी शिक्षा दी जाती है हमें, उसको हम अनौपचारिक बोलते हैं। ये बहुत अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि मैंने टीचिंग के 3 पिलर्स बताए थे, तो उसमें किसको आता है? हैंड रेज करेंगे। 3 पिलर्स ऑफ टीचिंग फॉर एजुकेशन। शिवम चौरसिया जी बताइए। मैम जी मैम, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। जी बहुत अच्छा। तो ये कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तीनों चीजें? मैम शिक्षण की जो 3 अवधारणाएं हैं वो। क्यों, कैसे और क्या, इन तीनों चीज का आंसर देते हैं ये। जी जी बहुत अच्छा। इसके बाद बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियलिज्म क्या है? सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम, ये आइडियलिज्म जो है वो फोकस करता है मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी और उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। तो इसका मेन जो मतलब ओरिजिन जो है वो माइंड बोलते हैं। ये आइडियलिज्म माइंड को रेफर करता है और इसके फॉलोअर्स है विवेकानंद, दयानंद और अरविंद। जी बहुत अच्छे। और 3 नाम बताए थे मैंने, कैंट, प्लेटो एंड फ्रोएबल। ठीक है, याद रखेंगे सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेचुरलिज्म क्या है? प्रकृतिवाद किसको आता है? गौरव पंडित जी बताइए। जहाँ पे हम प्रकृति को ही शिक्षक मानते हैं और प्रकृति से ही सीखते हैं, पुस्तकीय ज्ञान पे फोकस नहीं करके नेचर से ही सीखना होता है, उसे प्रकृतिवाद कहते हैं। जी बहुत अच्छा। महुआ पाल जी आप बताइए। हम नेचर में रह के सीखते हैं। किस किस के द्वारा सीखते हैं? क्रीड़ा द्वारा, मतलब खेल कूद द्वारा सीखते हैं, अपने इंद्रियों से सीखते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं। और इसके फॉलोअर है टेगोर, डाल्टन एंड रोसो। जीरो से हर्बर्ट स्पेंसर, ये सभी इसके फॉलोअर्स हैं, समर्थक बोलते हैं जिन्हें, कि हाँ ऐसा है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजनवाद। बहुत अच्छा बताया आप दोनों ने, गौरव जी ने भी और महुआ पाल जी ने भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे प्रयोजनवाद क्या है? प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं जिस इंग्लिश में।
कौन बताएगा? रितिका जी बताइए। दीदी, pragmatism is practice or action. So, learning experience or experimentalism is what is pragmatism, and it was founded by John Dewey and followed by Kilpatrick and Mead. ग्रेट, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? अस्तित्ववाद। बताएगा, बताएं किस किस को आता है? गौरव पंडित जी बताइए। इसमें खुद पे, स्वयं पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अस्तित्व का मतलब भी स्वयं से ही है कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। इस तरह से खुद ही को ज्यादा सीखने पर फोकस करना। हाँ जी, बहुत अच्छा। शिवानी त्यागी जी, माइक अनम्यूट कीजिए आप। यस मैम। जी, आप बताइए जॉन डेवी किसको फॉलो करते हैं, किसका समर्थन करते हैं? एक्चुअली मैम, आई एम सॉरी, मेरा फर्स्ट डे है। तो अभी जो रिवीजन हुआ था वो आप एक्टिव नहीं थे उसमें? ये तो नो अभी नो, मेरा एक्चुअली मेरे क्लास में ही फर्स्ट डे है। नहीं, अभी आप शुरू से जुड़े हैं कि अभी जुड़े हैं? मैम अभी। अच्छा, रितु जी बताइए, आप माइक अनम्यूट कीजिए अपना। रितु जी हैं कक्षा में? यस मैम, कल मैं नहीं थी, मतलब आधे में मैंने रिमूव कर दिया था। हाँ जी, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी आप सभी से, जब आप क्लास में ज्वाइन करते हैं तो एक्टिव माइंड से पढ़ें। अगर रिवीजन भी चल रहा है तो देखिए क्या रिवीजन चल रहा है। मैं जिन्होंने हैंड रेज किया वो तो कल क्लास में थे, वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं रिवीजन टाइम में तो आप एक्टिव माइंड से पढ़ सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं क्या बताया जा रहा है। साकेत, दीपिका जी, आप थे कल क्लास में? जी मैम। जी, आप बताइए किलपैट्रिक कौन सी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं? ये प्रयोजनवाद। जी, बहुत अच्छा। वंशिता जैन, आप हैं क्लास? यस मैम, वंशिता, बट मैंने क्लास नहीं ली थी, अभी मेरा फर्स्ट डे है। कल ली थी बट समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो आपको बोलना चाहिए था ना, फीडबैक देना चाहिए था कि समझ नहीं आ रहा है। मैम, एक तो नेटवर्क इशू रहता है, जियो के नेटवर्क ही नहीं मिल रहे। अच्छा, ढूंढिए आप उन्हें। ठीक है, तो नेहा प्रजापति जी हैं क्लास में? मैम यस है। जी, आप थे कल क्लास में? नेहा प्रजापति जी, आयुषी सिंह, हेलो, आयुषी सिंह जी हैं क्लास में? अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मैसेज कर दीजिए, उस टॉपिक को मैं दोबारा से रिपीट कर दिया करूंगी, तो आप बता दिया कीजिए, या फिर आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं यूट्यूब पे दोबारा से। तो क्लास में आए तो देखिए याद करके आया कीजिए, यहाँ भजन कीर्तन नहीं हो रहा है कि आप सुन के चले जाएं, दिमाग में कुछ ना रखें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप बताइएगा। तो हमने कल सिलेबस देखा था, क्या क्या पढ़ना है, टीचिंग क्या है ये देख लिया था। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? यस मैम, आ रही है। यस। हाँ जी, तो अनौपचारिक, औपचारिक, व्यापक, संकुचित ये देख लिया था, और डेफिनेशंस देख ली थी। ये जो है व्यापक और संकुचित, ये आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए है खाली। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, किस तरह से होती है ये चीजें। अनौपचारिक, सॉरी, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, वो आज हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, ये डेफिनेशंस देखी थी हमने, कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले है फॉर्मल। ठीक है,
तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के, जैसे कि प्रॉपर एक सिलेबस बना के, प्रॉपर एक टीचर को हायर करते हैं, एजुकेशनल जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, प्लान करके आते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मल एजुकेशन में आता है कि स्ट्रक्चर्ड होगा, प्लान्ड होगा, फैसिलिटेटेड होगा, ठीक है। फिर ये क्या होता है, स्कूल्स में दी जाती हैं, कॉलेजेस में दी जाती है, यूनिवर्सिटीज में प्रॉपर एक जगह पे आपको ये एजुकेशन दी जाती है फॉर्मल, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट्स ये सब प्रोवाइड कराया जाता है, जो मैंने कल बताया था आपको कि प्रॉपर इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्ड होती है, प्लान्ड होती है, फैसिलिटेटेड होती है, ठीक है। गिवन इन स्कूल्स, स्कूल्स में दी जाती है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी, एक प्रॉपर संस्था जो होती है, एजुकेशनल सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो और क्या करता है, डिग्री वगैरह प्रोवाइड करता है, ये हमारा फॉर्मल में आएगा, प्रॉपर तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर्ड तरीके से दी जाती है स्कूल्स में, और डिप्लोमा वगैरह जो दी जाती है, ठीक है। इसके बाद है नॉन फॉर्मल, ये कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग एक्टिविटीज हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आपने देखा होगा एक्यूप्रेशर है, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री में आता है, ठीक है। जैसे आप एलोपैथी ले रहे हैं या योगा थेरेपी ले रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज दी जाती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइड बाय साइड जो चलती हैं, उनका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक्यूप्रेशर है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो हमारी मेडिसिन दी जा रही है, योगा थेरेपी कराया जा रहा है, आपको आसनास कराए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें साइड बाय साइड से आपको एक्यूप्रेशर दे देंगे, नेचुरोपैथी दे देंगे, फास्टिंग वगैरह कराएंगे, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाता है। इसी तरह ही कॉम्प्लीमेंट्री साइड बाय साइड चलते हैं, जैसे आपने फॉर्मल में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं डिग्री डिप्लोमा के लिए, लेकिन साइड में आपके लिए वेबिनार हो जाएगा, वर्कशॉप वो करा देंगे अरेंज, सेमिनार्स अरेंज कराया जाएगा, तो ये आपको साइड बाय साइड जो नॉलेज सॉरी एजुकेशन दी जाती है, वो आपका नॉन फॉर्मल में आएगा। ये भी स्ट्रक्चर्ड होती है, प्लान्ड होती है, फैसिलिटेटेड होती है, लेकिन क्या होता है, ये साइड बाय साइड चलती है, इसमें कोई डिप्लोमा नहीं मिलता है, ठीक है। और ये किस तरह से दी जाती है, वर्कशॉप कराए जाते हैं, सेमिनार्स कराए जाते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स चलती हैं, जैसे आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो उसमें 2 या 3 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें कोई डिप्लोमा नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो 1 to 3 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें आपको कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री नहीं मिलती है, लेकिन आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और वर्कशॉप्स में भी क्या होता है, 2 या 3 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें क्या बताते हैं, कुछ कोई टॉपिक लेते हैं, उसको इलेबोरेट किया जाता है, अच्छे से बताया जाता है। सेमिनार्स में भी यही होता है। इसमें क्या होता है, लर्नर की स्किल्स गेन होती हैं, स्किल्स पे फोकस किया जाता है, कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं लर्नर की, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई डिग्री या वो नहीं मिलता है, होती है स्ट्रक्चर्ड प्लान, दोनों ही है, तीनों ही है, फैसिलिटेटेड, ठीक है। इसे याद रखेंगे, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल होती सेम है, बस क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग एक्टिविटी है, और इसमें क्या ये किस तरह दी जाती है, वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स के थ्रू दी जाती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और इसमें क्या होता है, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज गेन करता है स्टूडेंट। ये 2 चीजें समझ आई सभी को, कोई कंफ्यूजन इसमें तो बता दीजिए। मैं एक बार बता दीजिए मानसी जी। एक बार फिर से बताना। जी ठीक है, चलिए, तो हमारा फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले फॉर्मल देख लेते हैं। तो फॉर्मल में क्या होता है, जो हमारे टीचिंग प्लान है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से ही प्लान्ड होता है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं क्या किया, सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा कि हाँ स्ट्रक्चर्ड है, मुझे ऐसे से पढ़ाना है, फिर मैं टॉपिक वाइज चलूंगी कि सबसे पहले हमने कल क्या किया, टीचिंग के बारे में जाना क्या है, फिर हमने उसके कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है। इस तरह से हम प्लानिंग से चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट में फिर हमने 5 कॉन्सेप्ट देखे, कौन कौन से, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, आइडियलिज्म देखा, नेचुरलिज्म देखा, प्रैग्मेटिज्म देखा, एग्जिस्टेंशियलिज्म देखा। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, ठीक है, प्लान्ड है ये सब चीजें।
इसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो प्रॉपर एक टीचर के द्वारा दी जाती है, और टीचर्स कहाँ पे होते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। ये हमारा फॉर्मल एजुकेशन में आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये क्या करते हैं, डिप्लोमा और डिग्री प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मल का याद रखेंगे, इसमें टीचिंग कहाँ होती है, स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में होती है। प्रॉपर एक संस्थान में, शिक्षण संस्थान में जाएंगे आप, वहां पे आपको ये एजुकेशन प्राप्त होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट्स सभी प्रोवाइड करते हैं। आपका प्रॉपर तरीके से एक सिलेबस दिया जाता है, फिर उसको पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा, ठीक है, स्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ, ठीक है। टीचर पढ़ाते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद क्या होता है, आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ये आपका फॉर्मल का हो गया, स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड, ठीक है। इसके बाद है हमारा नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल क्या होता है, ये भी स्ट्रक्चर्ड होता है और प्लान्ड होता है। जो आपको चीजें बताने आएगा, चीजें पढ़ाने आएगा, वो भी एक स्ट्रक्चर के साथ चलेगा और प्लानिंग करके आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये स्कूल में नहीं दी जाती है, स्कूल में होती है पर डेली नहीं होती है। कभी कभी 2-3 दिन के लिए आपका वर्कशॉप हो जाएगा, वेबिनार हो जाएगा, जिसमें वेबिनार में क्या होता है कि 2 या 3 या 1 हफ्ते का वेबिनार रखते हैं। उसमें जो एक बार पतंजलि में हुआ था, उसमें क्या था, अलग अलग टीचर्स आ रहे हैं, कोई नेचुरोपैथी के बारे में बता रहा था, कोई आयुर्वेद के बारे में बता रहे थे, कोई कलर थेरेपी को लेकर बता रहे थे, इंग्लिश के लिए बता रहे थे कैसे अपनी पर्सनल जो स्किल्स हैं इंग्लिश में कैसे बढ़ाई जाए। तो उसमें वेबिनार में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको स्ट्रक्चर मतलब प्लानिंग की होती है प्रॉपर तरीके से। लेकिन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं कि जिससे बच्चे की स्किल्स को बढ़ाया जा सके। ये नॉन फॉर्मल में आएगा, ये याद रखिएगा। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स और ट्रेनिंग ये किसके अंतर्गत आएगा, नॉन फॉर्मल के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंडर आएगा नॉन फॉर्मल के। तो आप इन दोनों में समझ आ गया नीरज जी आपको? जी। ठीक है, इसमें क्या होता है, लर्नर की, जो स्टूडेंट है उसकी स्किल बढ़ती है, गेन करता है वो, और कैपेबिलिटीज भी बढ़ती है नई चीजों के लिए, ठीक है। मैम स्किल्स तो फॉर्मल में भी इंक्रीज होगी ना? फॉर्मल में तो होगी, लेकिन उसमें क्या होता है, मेन फोकस आपका डिप्लोमा और डिग्री पे होता है, ठीक है। इसमें क्या फोकस होता है, आपकी डिग्री वगैरह तो नहीं मिले, लेकिन हाँ स्किल्स जो है और ज्यादा बढ़ेंगी। जैसे आप उसमें अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं नेचुरोपैथी, तो नेचुरोपैथी आप थ्योरी की तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन सेमिनार्स जो वेबिनार्स हो गए आपके, उसमें जाके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा नॉन फॉर्मल में। मतलब कि जो नॉन फॉर्मल में उसमें प्रैक्टिकल जो भी सेशन है वो नॉन फॉर्मल में आएगा? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल तो दोनों में आएगा, फॉर्मल में भी होते हैं, स्कूल्स में आपने देखा होगा सभी सब्जेक्ट में होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं। इनमें एक तरीके से बता रही हूँ कि जो इसमें नॉलेज तो दोनों में एक तरह से मिल रही है, ठीक है। स्किल्स उसमें भी मिल रही है, इसमें फॉर्मल में भी मिल रही है, और कैपेबिलिटीज भी फॉर्मल में मिल रही है, ठीक है। बस ये है कि लर्नर कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीख पाता है, एक्स्ट्रा चीजें जान पाता है, स्किल्स जो है उसकी थोड़ी और बढ़ती हैं नॉन फॉर्मल से, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो जो हमारा ओके। आउटकम है, जो हमारा आउटकम है, जैसे बताया कि आप एलोपैथी योगा थेरेपी एक करा रहे हैं किसी डिजीज में, लेकिन आप उसमें आप एक्यूप्रेशर ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या होता है, आपका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो जल्दी मिलेगा आपको। जैसे आप कोई माइग्रेन या इसमें चीजों में माइग्रेन हो गया, या फिर कोई डिजीज होगी, आप जैसे इन्होंने बताया था, एक पीएचडी क्लास में थे, हेपेटाइटिस में बताए थे वो आसन। जैसे आप एलोपैथी भी ले रहे हैं, लेकिन आप आसन को, अगर एक पर्टिकुलर आसन को लेंगे, सर्जरी ना कराएं, लेकिन एलोपैथी दवाइयां और आसन एक साथ लेके चलें, तो आपका ये सही हो जाएगा, सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। मैम साइड कॉम्प्लीमेंट्री तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे कि मतलब फॉर्मल में स्किल्स ऐड नहीं किया गया, तो इसलिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। मतलब स्किल्स को आपने सिर्फ डायरेक्ट इन नॉन फॉर्मल में ऐड किया है, इसलिए क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, हाँ, स्किल्स तो दोनों में ही बढ़ेंगी। यस मैम, एजुकेशन स्किल्स तो दोनों में आपकी नॉलेज गेन हो रही, दोनों में प्रैक्टिकल है, तो स्किल्स तो दोनों में ही इंक्रीज होगी। हाँ, नॉन फॉर्मल में इसलिए डाला गया है क्योंकि इसमें फोकस किया गया है कि डिप्लोमा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ स्किल्स मिलती हैं इसमें, यस मैम। नॉलेज मिलती है, ये चीज की वजह से डाला गया है, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, वेलकम।
इनफॉर्मल देख लेते हैं। ये दोनों क्लियर हो गए ना अभी सभी को? यस मैम। जी, जियो वाली मैम जो है उन्होंने ढूंढ लिया ना नेटवर्क, है वो क्लास में? चलिए इनफॉर्मल देख लेते हैं। इनफॉर्मल क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे आप, मैंने कल भी बताया था, अनौपचारिक में क्या होता है, आप फैमिली से सीखते हैं। तो फैमिली से कोई प्लानिंग से तो फैमिली आपको सिखाती नहीं है, अचानक से आप चीजें सीखते हैं। स्पॉन्टेनियस अचानक होता है, सेल्फ मोटिवेटेड खुद से ही सीखते हैं, खुद ही मोटिवेट होते हैं। अब आप देखेंगे जो बॉयज होते हैं वो अपने पापा से सीखते हैं बिजनेस वगैरह, ठीक है। जब पापा को देखते हैं धीरे धीरे सीख लेते हैं बिजनेस को। इसी तरह गर्ल्स होती हैं, वो किचन में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं मम्मी के साथ घर पे, तो किचन में खाना बनाना सीख ले, तो सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि खुद से सीखती हैं, इच्छा होती है उन्हें सीखने की। चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है। कहीं भी सीख सकते हैं, घर हो बाहर हो, स्कूल हो कॉलेज हो, या फिर आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट पड़ोसियों से भी सीख सकते हैं, एनीवेयर, ठीक है। इसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। तो इससे क्या होता है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है और सेल्फ फुलफिलमेंट होता है। इसमें आपको पर्सनली चीजें सीखते हैं, तो पर्सनली चीजें आपको ग्रो करती हैं। तो इनफॉर्मल हो गया आपका, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, जो आपके पर्सनल जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करती है, ठीक है। ये इनफॉर्मल हो गया। औपचारिक और अनौपचारिक ये चीज हो गई। फॉर्मल हो गया हमारा औपचारिक, जो शिक्षण संस्थान में दी जाती है। अनौपचारिक हो गई जो आपको कहीं से भी, परिवार समुदाय या फ्रेंड्स या फिर पड़ोसी की आस पड़ोस कहीं से भी आपको शिक्षा मिल जाती है, ठीक है। छोटी छोटी घटनाएं हो या बड़ी घटनाएं हो, उन सभी से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ये आपका इनफॉर्मल में आ जाएगा। नॉन फॉर्मल क्या हो गया, जो कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग एक्टिविटीज हैं, जो स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड तो होती है फॉर्मल की तरह, लेकिन ये कोई डिग्री वगैरह प्रोवाइड नहीं कराती है। खाली क्या मिलता है इनसे, स्किल्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन? ये वर्कशॉप सेमिनार जो होते हैं आपके, इनसे प्राप्त होती है। तो ये हमारा था फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हेलो। नो मैम, कोई डाउट नहीं। ओपन स्कूल किसके अंतर्गत आएगा मैम? स्कूल आएगा आपका इसके अंतर्गत, फॉर्मल के फॉर्मल अंतर्गत। फॉर्मल हाँ जी। नहीं मैम, ओपन तो स्कूल, ओपन जिसमें हम जाते नहीं है, अपने आप खुद ही मेहनत करके पढ़ते हैं। तो वो भी फॉर्मल में ही आएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपको सिलेबस और टाइम लिमिट मिलती है प्रॉपर, ठीक है। ये फॉर्मल में ही आएगा, ओपन स्कूल जो है आपका। एक्सक्यूज मैम, ये एक हाँ जी। औपचारिक अनौपचारिक, ये नॉन फॉर्मल को क्या बोलते हैं फिर? मैंने भी सर्च किया, काफी मुझे मिला नहीं। औपचारिक और ये नॉन फॉर्मल को भी अनौपचारिक ही बता रहा था। ओके। गैर जरूरी बोलेंगे उसको, गैर औपचारिक। एक मिनट दीजिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, तो इसको दो भागों में बांटा गया है क्लासिफिकेशन को। इसमें सबसे पहले है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, इसके बाद है गैग्ने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ब्लूम्स भी क्या करता है, 3 कैटेगरीज में बांटता है अपने क्लासिफिकेशन को। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है और साइकोमोटर डोमेन होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्ट शिक्षण का उद्देश्य क्या है, किस तरह से आप जो लर्नर है, स्टूडेंट है, प्यूपिल है, कुछ भी बोल सकते हैं, छात्र है, तो उसमें आप किस तरह से जो है चीजें डेवलप करते हैं, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इस चीज को पढ़ेंगे हम।
तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव में समझ लिया आपने क्यों पढ़ रहे हैं हम, लर्नर में किस तरह से उसमें जो है स्किल्स डेवलप की जाए। तो ब्लूम का जो क्लासिफिकेशन है 1956 में दिया गया था, और इन्होंने याद रखेंगे 1956 में ब्लूम ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसमें ब्लूम ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव है हमारा ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव हमारा भावात्मक, और साइकोमोटर है मनोसंचालित। तो हम 3H में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉग्निटिव है वो हमारा हेड से रिलेटेड है, मतलब हमारा ब्रेन से रिलेटेड। ब्रेन में जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, चीजें होती हैं, कि चीजें ब्रेन में जो चीजें सीखता है ब्रेन के थ्रू, तो वो क्या होता है हमारा कोग्निटिव डोमेन में आएगा। फिर हमारा अफेक्टिव, हार्ट के द्वारा जो सीखता है, मोटिवेशन जो मिलता है, जैसे सामने वाला आपको कोई आइडियल, मतलब आइडियल है, कोई अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे ऐसे बनना है। लोग जैसे विवेकानंद को पढ़ते हैं तो विवेकानंद जैसी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है। और दयानंद के बारे में पढ़ते हैं तो उनको लगता है हाँ ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, मुझे भी ऐसा बनना है। तो आपका कोई कोई ना कोई आइडल होगा, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, पापा मम्मी, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट से रिलेटेड है, अफेक्टिव डोमेन। इसके बाद है साइकोमोटर डोमेन, जो हमारा हैंड, मतलब फिजिकली जो हम चीजें सीखते हैं प्रैक्टिकली, वो हमारा आएगा साइकोमोटर, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। तो हम आगे देखते हैं, इसे याद रखेंगे हेड, हार्ट एंड हैंड से। तो सबसे पहले हमारा कॉग्निटिव डोमेन, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। तो इसमें क्या है, यह है बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित है। इंटेलेक्चुअल क्या है हमारा, बौद्धिक, और कैपेबिलिटी क्षमता। तो बौद्धिक मतलब माइंड से रिलेटेड है, बौद्धिक मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब माइंड। तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से रिलेटेड है। जो हमारा बौद्धिक विकास है वो हमारा कोग्निटिव डोमेन में आएगा। जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड जो हमारा डेवलपमेंट है स्टूडेंट का, वो हमारा कोग्निटिव डोमेन में आएगा, ठीक है। फिर इसमें आगे देखते हैं कि इट फंक्शंस ऑफ 6 लेवल्स विच आर एज फॉलोज। ये क्या है, इसमें 6 लेवल्स होते हैं जिस पर काम होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला लेवल है नॉलेज, इसके बाद है कंप्रहेंशन, थर्ड इज एप्लीकेशन, फोर्थ इज एनालिसिस एंड सिंथेसिस इवैल्यूएशन, ठीक है। तो सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज क्या, नॉलेज में कोग्निटिव डोमेन में क्या कार्य करता है, ठीक है। नॉलेज ज्ञान है, तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो जानकारी हो, जैसे कोई आपने इंफॉर्मेशन दी स्टूडेंट को, कोई चीज बताई, जैसे मैं टीचिंग बता रही हूँ, तो इसको याद रखने से संबंधित है। तो अब आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर याद करेंगे, फिर कल क्विज होगी तो आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, नॉलेज, चीजों को याद करने के याद करने से रिलेटेड है। हाँ वो तो नॉलेज का देखा हमने कि चीजों को याद करने से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद है कंप्रहेंशन, जो हमने चीजें सुनी, याद की, जो आपके माइंड में है, उसको समझने से रिलेटेड है कि हाँ ये उसका मीनिंग समझने से। कंप्रहेंशन बोध, मतलब अर्थ को समझने की जो कैपेबिलिटी है वो कंप्रहेंशन के अंतर्गत आएगी, अंडर में आएगी कंप्रहेंशन के। सबसे पहले क्या हुआ, आपने ज्ञान याद किया, मतलब चीजें याद की नॉलेज के अंदर में, ठीक है। फिर कंप्रहेंशन में क्या, आपने उन चीजों को समझा, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या हुआ कि जो आपने समझा उसे प्रैक्टिकली चीजों को, जैसे आपका है न्यूटन्स लॉ, एक लॉ है कि जितना आप किसी चीज पर दबाव डालेंगे उतना ही प्रेशर वो चीज भी आप पे डालेगी, ठीक है। तो आप गए, मतलब आपने चीजें पढ़ी, उस पे नॉलेज के अंदर पढ़ लिया आपने, कंप्रहेंशन में आप समझने लगे, तो आप गए और दीवार के पास खड़े हुए, तो आप जोर लगाने लगे, फिर आपको लग रहा है कि हाँ एक अपोजिट फोर्स जो है आप पर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के अंडर आएगा कि आप गए दीवार के पास गए, फोर्स लगाने लगे, जो फोर्स है आपके अपोजिट आ रही है। फिर है जो एनालिसिस है, ठीक है। जो आपने चीजें सुनी, जो आपको चीजें ये नॉलेज मिली,
तो आप उसे तोड़ेंगे अलग अलग चीजों में कि हाँ इस तरह से जो आपको नॉलेज मिली छोटे छोटे घटकों में तोड़ेंगे समझने के लिए, फिर उनको जोड़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, आपको पहले नॉलेज मिली, उसके बाद समझे, उसे एप्लीकेशन किया, आपने अप्लाई करने लगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले उसे एनालिसिस किया, तोड़ा। ठीक है, उसे फिर अलग अलग भागों में तोड़ा, उसके बाद फिर सिंथेसिस किया, उसको एक किया। ठीक है, फिर इवेल्युएशन किया, जो इवेल्युएशन किया जो आपने तैयार किया है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बोध तक तो आपका है कि जो आपको नॉलेज मिली उसी रूप में आप ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या है, अप्लाई करने के लिए आप उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन को अमूर्त से मूर्त, एब्स्ट्रैक्ट से प्रैक्टिकल की ओर जा रहे हैं। जो आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा ऊपर उसी को प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आप विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके अलग अलग पार्ट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, फिर सिंथेसिस करेंगे, जो आपने तोड़ा उसको एक साथ कंबाइन करेंगे और उसे सिंथेसिस करेंगे, एक करेंगे। उसके बाद जो आपने सिंथेसिस किया उसको इवेलुएट करेंगे, क्या ये है, सही है, क्या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, इस तरह से। ठीक है, ये है आपका इनके द्वारा, ब्लूम के द्वारा जो आपका है, इस ये है कॉग्निटिव के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें क्या हुआ, आगे चल के एंडरसन एंड डेविड कर्तवूल ने थोड़े चेंजेस किए चल के। ठीक है, उन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किए हैं। जैसे आपने इसमें पढ़ा नॉलेज में, तो आप किसी सिचुएशन में फंसे तो आप सबसे पहले चीजें याद करेंगे जो आपने पढ़ा, उसके बाद समझेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हाँ ये फिलोसफी क्या थ्योरी है, इस जगह पर काम करेगी, तो आप अप्लाई करना चाहेंगे। अप्लाई करने के लिए फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इन चीजों को सेपरेट करेंगे। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्या करेंगे, आप मूल्यांकन करेंगे कि जो आप थ्योरी लगा रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। ठीक है, और इस फिर आप क्रिएट करेंगे कुछ चीज को। तो यही है कि जो आपकी माइंड लेवल पे नॉलेज है आपको प्रैक्टिकली करनी है। ठीक है, तो यहीं पे ये है, पहले तो ब्लूम ने बताया, बस इसमें चेंज देखेंगे आप। ठीक है, तो ब्लूम ने बताया एनालिसिस करेंगे फिर सिंथेसिस करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या बताया, एनालिसिस के बाद आप इवेलुएट करो, आपने अलग अलग चीजों को तोड़ा, फिर आप मूल्यांकन करो उसे कि हाँ क्या ये सही है आपकी थ्योरी। इवेलुएट करने के बाद आप क्रिएट करो, पहले क्रिएट मत करो, लेकिन पहले आप इवेलुएशन करो, मूल्यांकन करो चीजों का, उसके बाद आप क्रिएट करो। ठीक है, तो इन्होंने बस एक चेंज किया है इवैल्यूएशन और क्रिएशन में। जैसे यहाँ पे इनका है क्रिएशन कर दिया पहले, फिर इवैल्यूएशन करें, क्रिएशन मतलब सिंथेसिस कर रहे हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन करें, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले इवैल्यूएशन कर दिया उसके बाद क्रिएट कर रहे हैं। ये डिफरेंस याद रखेंगे आप एंडरसन और डेविड कर्तवूल का और ब्लूम का। ठीक है, क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए, समझ ये आ रहा है? नॉलेज और रिमेम्बर सेम, नॉलेज और रिमेम्बर सेम है क्या दीदी? हाँ जी, नॉलेज और रिमेम्बर सेम रहेगा आपका, कंप्रहेंशन और अंडरस्टैंडिंग सेम रहेगा, एप्लीकेशन और अप्लाइंग सेम रहेगा, एनालिसिस एंड एनालाइजिंग ये सेम रहेगा। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, सिंथेसिस और क्रिएटिंग सेम है लेकिन आपकी पोजीशन अलग है। ठीक है, इवेल्युएशन और इवेल्युएशन तो सेम ही वर्ड है। ठीक है, सिंथेसिस और क्रिएटिंग सेम वर्ड है, बस इनकी पोजीशन अलग अलग कर दी गई है। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने ब्लूम ने क्या बताया कि जो आपने पहले एनालाइज करो, उसके बाद सिंथेसिस करो, फिर इवेलुएट करो, लास्ट में इवेलुएशन बताया है। लेकिन ये क्या बताते हैं एंडरसन और डेविड कर्तवूल की आप पहले इवेलुएट करो कि आपने क्या जाना है, क्या आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालाइज किया है थिंग्स को, उसके बाद इवेलुएट करो पहले, उसके बाद कुछ क्रिएट करो। ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, एंडरसन और कथूल में बाकी सेम थिंग्स सेम है, नॉलेज और रिमेम्बरिंग सेम रहेगा। नॉलेज में भी हम वही बता रहे हैं कि चीजों को याद करने से रिलेटेड है। ठीक है, कंप्रहेंशन में भी यही है कि अंडरस्टैंडिंग, कंप्रहेंशन का मीनिंग क्या है कि हम जो चीजें याद की हैं उसे समझने के लिए कंप्रहेंशन का यूज किया इन्होंने ब्लूम ने। ठीक है, अप्लाइंग और एप्लीकेशन सेम हो गया आपका, एनालाइजिंग और एनालिसिस सेम हो गया आपका। ठीक है, सिंथेसिस और क्रिएटिंग सेम है, बस पोजीशन अलग है, क्रिएटिंग बाद में आ जाएगा, इवेलुएशन बाद में पहले आ जाएगा, इसमें इवेलुएशन मैम बाद। हाँ जी, एनालाइजिंग को आप थोड़ा अदर एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं? एनालाइजिंग यही है कि आप जैसे आपके पास कोई नॉलेज है, ठीक है, तो आपने कुछ बुक्स में पढ़ा, जैसे आप इसे ले सकते हैं,
जैसे आपने आसन पढ़ा कोई, जैसे कि आपका मंडूक आसन है, डायबिटीज में बेस्ट है, ठीक है। डायबिटीज वालों को मंडूक आसन बहुत ज्यादा बताया जाता है। तो आपने क्लास में ये चीजें किया कि नॉलेज गेन की, याद की कि मंडूक आसन डायबिटीज में बेस्ट है। उसके बाद आपने अंडरस्टैंड किया, चीजों को समझा, अपनी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, ठीक है, अर्थ समझा। फिर आप उसे अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाई में क्या है कि आप उसे मंडूकासन कराने जा रहे हैं, ठीक है, डायबिटीज वाले पेशेंट को। फिर आपने एनालाइज किया डायबिटीज वाले पेशेंट को, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि डायबिटीज वाले को हाई बीपी है, ठीक है, तो हाई बीपी वाले में थोड़ी थोड़ी देर टाइम में कराना है इसको मंडूकासन को, क्योंकि ब्लड प्रेशर रुक जाता है, पेट पे जब दबाव पड़ता है और आप उसमें वज्रासन में भी बैठेंगे। तो हाई बीपी वाले को आप तो एनालाइज किया आपने चीजें, ठीक है, अलग अलग की। उसके बाद आपने क्या किया, सिंथेसिस किया, आपने कुछ और योगा प्रोटोकॉल बनाए, टाइम लिमिट्स के साथ बनाया कि आप 1 मिनट, जैसे नॉर्मली बताते कि 5 मिनट तक आपको मंडूकासन करना है डायबिटीज में। तो आप एनालाइज करेंगे कि नहीं, इसे तो बीपी की भी प्रॉब्लम है, 5 मिनट रेगुलर तो नहीं कर पाएगा ये, तो हम 1-1 मिनट का कराएंगे, 5 राउंड्स करा देंगे इनको, ठीक है। तो ये आप एनालाइज कर रहे हो चीजों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद आप इवेल्युएशन करते हो, क्या आप मैडम ये, हाँ जी, एक्चुअली मतलब ये इनके अकॉर्डिंग है, बट मेरे को मतलब मेरी थ्योरी क्या, मैं मेरा मन क्या है, ऐसा कह रहे हैं कि हम अप्लाई तो बाद में करेंगे, पहले हम एनालाइज करेंगे कि अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो उसको अगर क्या क्या इशू हो सकते हैं, तभी तो हम अपना योगा पैकेज कुछ क्रिएट करेंगे ना उसमें अप्लाई करने तो के लिए। आपका वो है ना, सिंथेसिस में बता दिया है कंबाइन करके, और फिर इवेल्युएशन। यहाँ पे आप चीजें को बस अभी वो कर रहे हैं, माइंड कोग्निटिव लेवल पे कर रहे हैं अप्लाई। आपको वो नहीं है कि अप्लाई करना चाहते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट है वो प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। यहाँ पे आप जो आप बोल रहे हैं ना कि अप्लाई की, अभी अप्लाई कर दिया हमने, नहीं, ये आपका साइकोमोटर में आएगा प्रैक्टिकली जो आप करेंगे। लेकिन हाँ, आप सोच रहे हैं कि हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे, कोग्निटिव डोमेन है जिसपे आपका माइंड लेवल पे चीजें चल रही हैं, समझ रहे हो आप। ओके ओके। हाँ, तो आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसे अप्लाई करने का आप सोच रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट से प्रैक्टिकल में जा रहे हैं, समझे आप। इसी तरह फिर एनालिसिस करते हैं, जो थ्योरी है आपने पढ़ी, फिर आपके पास सामने पेशेंट है, इसलिए कहते हैं योगा थेरेपी में प्रैक्टिकल और आपका थ्योरी नॉलेज डिफरेंट होती है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और एकदम से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दो कि बिना किसी एक्सपीरियंस के, तो बहुत हार्मफुल हो जाता है वो चीज। जैसे यूट्यूब से लोग योगा करते हैं, उल्टा सीधा कर लेते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो चीज है। तो ये हमारा कोग्निटिव लेवल पे याद रखेंगे, जो हमारी 6 की 6 चीजें हैं, आपका नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये आपका कोग्निटिव लेवल पे हो रहा है। आपको कोई जानकारी मिली, उसे फिर आप समझ रहे हैं, फिर आप उस चीज को कहीं किसी सिचुएशन में प्रैक्टिकली करने का सोच रहे हैं। ये प्लानिंग हो सकती है, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। यहाँ पे आप माइंड के लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कोग्निटिव डोमेन, माइंड लेवल पे जो चीजें चल रही हैं। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, ये समझ आ गया ना सभी को। किसी का कोई और डाउट है तो बता दीजिए। नहीं है, चलिए अब आगे चलते हैं हम अफेक्टिव डोमेन, जो हमारा हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें है सबसे पहले रिसीविंग, देन रेस्पोंडिंग, देन वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। तो सबसे पहले है आपका रिसीविंग। इसमें क्या होता है, जो आप चीजें दे रहे हैं वो आप मतलब जो टीचर है वो लर्नर को कुछ ज्ञान दे रहा है, कुछ चीजें बता रहा है, तो उसे सुनने की इच्छा होनी चाहिए, उसे ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए, ये आपका रिसीविंग में आएगा। जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं आपको, आप स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ रहे हैं, तो ठीक, उनकी पर्सनैलिटी को आप को ग्रहण करना चाहते हैं, वो विलिंगनेस होनी चाहिए, दिल में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मैं इसे ग्रहण करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह फिर रेस्पोंडिंग है। रेस्पोंडिंग में क्या है कि आप पार्टिसिपेशन की इच्छा हो रही है, आपको आपने बुक पढ़ी, उसमें आप पढ़ने की इच्छा हो रही है, या फिर आपका टीचर बोल रहे हैं कुछ, तो आपको सुनने की इच्छा हो रही है, तो आपका रिसीविंग में आएगा। फिर है रेस्पोंडिंग, पार्टिसिपेशन की इच्छा हो, आपकी प्रतिक्रिया की, जो आपको बताया जा रहा है उसमें आप प्रतिक्रिया करना चाहें, कि आप भी पार्टिसिपेट करना चाहें, जैसे क्वेश्चंस पूछना, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रेस्पोंडिंग के अंदर। फिर है वैल्यूइंग,
आकलन करना, ठीक है। इन्वॉल्व कि आकलन क्या होता है, जैसे आपको कोई चीजें बता रहे हैं, जो जैसे मैं कोई अच्छी चीज बता रही हूँ आपको, उसको आपको अच्छी चीजों को सुनने का मन हो रहा है, वो रिसीविंग होगा। फिर उस अच्छी चीज को उस अच्छी चीज को आपका भी करने का मन कर रहा है, वो पार्टिसिपेशन होगा आपका। रेस्पोंडिंग, पार्टिसिपेशन किस में कर रहे हैं आप, रेस्पोंडिंग में कर रहे हैं। उसके बाद है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग मतलब जो मैं बता रही हूँ उसका महत्व समझ रहे हैं आप या नहीं, वो वैल्यूइंग का अंतर्गत आएगा, कि जो चीज मैं बता रही हूँ उसका महत्व समझना, इम्पोर्टेंस क्या है उस चीज की, वो वैल्यूइंग में आएगा। ये आपका हार्ट के लेवल पे हो रहा है, याद रखेंगे सभी। फिर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग है कि आप कोई नया आइडिया बना रहे हैं, मन ही मन में कोई आइडिया बना रहे हैं, वो एडवोकेट ऑफ आइडिया, या आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग के अंडर। फिर है कैरेक्टराइजेशन। इन जब आप कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो उससे आपका बिहेवियर चेंज होगा, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, किसी के बिहेवियर को चेंज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसीविंग, जिसमें है विलिंगनेस टू लिसन, ठीक है। इसके बाद है रेस्पोंडिंग, इसमें क्या आएगा आपका पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसके बाद है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में क्या आएगा आपका इन्वॉल्व होना, चीजों में महत्व देना, ठीक है। महत्व जानना कि जो मैं बता रही हूँ उसका वो अच्छा महत्व है, अच्छे महत्व वाली बातें बता रहे हैं। फिर इसमें क्या है संयोजित करना, इसमें आइडियाज को बनाता है लर्नर, ठीक है। कुछ नई चीजें ऑर्गेनाइज करने की उसका होता है। इसके बाद है आपका बिहेवियर में चेंज होता है, कैरेक्टराइजेशन में बिहेवियर। तो ये हमारी 5 चीजें हैं, हमारा अफेक्टिव डोमेन के अंडर आएगा, रिसीविंग, रेस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। सभी को आया समझ? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हेलो, नो मैम, कोई डाउट नहीं। समझ आया ना आप सभी को? चलिए अब हम आगे देख लेते हैं साइकोमोटर डोमेन। इसमें सबसे पहला है आपका इमिटेशन, प्रतिरूपता। तो जैसे मैं आपको कोई चीज बता रही हूँ या फिर प्रैक्टिकली, जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप उसी चीज को डिट्टो कॉपी करना। प्रतिरूप मतलब डिट्टो चीजें कॉपी करने की कोशिश करना। तो जो स्किल्स मतलब जो मैं हूँ स्किल्ड पर्सन हूँ, ठीक है। फिर मैं कोई स्किल आपको बता रही हूँ, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ, तो आप उसका क्या करते हैं, उसको प्रॉपर सेम फॉलो करना। जैसे आर्ट वर्क है, आर्ट वाले जो आर्ट साइड के जो लोग होते हैं वो उसे प्रॉपर कॉपी करते हैं या तो करने की कोशिश करते हैं। जैसे योगा वाले हैं, आपका टीचर है, उन्हें जो भू भू नमन आसन है वो बहुत अच्छा लगता है, आप उसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आएगा आपका प्रतिरूपता में। या फिर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है और उसे कोई मशीन बना के दिखा रहे हैं उनके टीचर, तो उसकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या होता है, इसमें आपका जो है कई मतलब नए नए तरीकों से एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करता है मशीनरी के साथ। मैनिपुलेशन जो आपको चीज मशीन सिखाई है फिजिक्स वाले स्टूडेंट को, उसमें थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता है, वो हमारा मैनिपुलेशन के अंडर आएगा। फिर प्रिसाइजेशन होता है। प्रिसाइजेशन क्या होता है, तो इसके लिए एक लाइन है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। तो जब आप बार बार एक ही चीज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका सुधार आएगा। परिशुद्धता, परिशुद्धता मतलब बहुत बिल्कुल प्योर फॉर्म मिलेगी आपको जो आप काम कर रहे हैं। तो इमिटेशन में क्या है, सेम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी करने की कोशिश। मैनिपुलेशन में क्या है, आप मशीनरी के साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मशीन्स के साथ, ठीक है। प्रिसाइज में क्या होता है, आप बार बार करते जा रहे हैं उसी चीज को, तो उससे आपका क्या है, आपको परिशुद्धता मिल रही है, प्रिसाइज चीज थिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या होता है, एक डिजायर्ड लेवल होता है कि हाँ बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है, वो आपका आर्टिकुलेशन के अंडर आएगा, जिसमें आपका एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एकदम दक्षता, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भूना मनासन ऐसे लगेगा आपका कि किसी का भी नहीं लग रहा हो। तो ये हो गया हमारा आर्टिकुलेशन, ठीक है। इसके बाद है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, जो आपका जो ये है स्टूडेंट है
ये नई नई चीजों के लिए अडेप्ट होता है। अब उसने वो चीज तो सीख ली, फिर मशीन के साथ भी कर रहा है, फिर उसी चीज को परिशुद्ध कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से कर रहा है। ठीक है, फिर एक लेवल पे पहुंच गया, बिल्कुल सही हुआ है उसका। ठीक है, और फिर नेचुरलाइजेशन में होता है कि नई चीजों के लिए भी अडेप्टेड हो जाता है। ठीक है, नई चीजों को मॉडिफाई करने लगता है। ठीक है, और नए नए डिजाइन बनाने लगता है। ये हमारा नेचुरलाइजेशन में आएगा। तो सबसे पहले सेम कॉपी करेगा, फिर मैनिपुलेशन में मतलब प्रैक्टिकली और चीजें करेगा वो। अब खुद ही उसके साथ प्रैक्टिस करेगा, मशीन के साथ परिशुद्धता में बार बार बहुत बार, मतलब कई बार अपनी प्रैक्टिस करेगा ये। इसके बाद आर्टिकुलेशन एक बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। इसके बाद नेचुरलाइजेशन, इसमें क्या होता है, वो नई चीजों को डेवलप करने लगता है। तो नई टेक्नोलॉजीज डिजाइन करता है। जैसे आप देख रहे होंगे मोबाइल है आपका, नई नई चीजें आए जा रही है, आए जा रही हैं। तो मतलब कोई है, किसी ने मोबाइल बनाया, लेकिन कोई दूसरा है, उसने प्रैक्टिस की उसने, ठीक है, मैनिपुलेशन किया, फिर उसमें शुद्धता लाया कि प्रॉपर तरीके से वो मोबाइल बनाना सीख गया, फिर एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया, बिल्कुल परफेक्ट उसने कॉपी बना दी। मतलब एक लेवल पे पहुंच गया, फिर उसने क्या किया, थोड़े से चेंज करने, नए डिजाइन उसी फोन को और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की। तो इसमें आएगा नेचुरलाइजेशन। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। साइकोमोटर डोमेन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए। क्लियर है मैम। हाँ जी। मैम ये एक दूसरे से लिंक है क्या सारी चीजें? हाँ, ये तीनों चीजें चलती तो मतलब दिख तो अलग अलग रही हैं, लेकिन आपकी साइड बाय साइड चलती हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ब्रेन ही काम कर रहा है, आपका अफेक्टिव भी इसके साथ काम करेगा। ठीक है, साइकोमोटर भी इसके साथ काम करेगा। तो ये जो तीनों जो है ना हमारी डोमेन, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों एक साथ काम करते हैं। या तो दो तो करेंगे ही करेंगे, भले ही साइकोमोटर बाद में काम। मैम एक बार लिंक करो और हाँ बता जी, दो फिर तो मैम दूसरा कोग्निटिव में एक। क्या है आपका, आपने कुछ चीजें याद की, तो आपको कोई टीचर बता रहा है, कोई अच्छी चीज बता रहा है, ठीक है, तो आपने उसे याद की, फिर उसके साथ साथ क्या हुआ, आपको और भी लिंक नहीं, मतलब रिसीविंग, अफेक्टिव डोमेन में जाएंगे आप, ठीक है, रिसीविंग में, तो उसमें क्या हो, और जानने की इच्छा हो रही है। तो ये दोनों चीजें लिंक हो रही है या नहीं, आप बताइए। रिसीविंग और जो आपका नॉलेज है, आप वो याद भी कर रहे हैं और साथ में आपको इच्छा भी हो रही है और ज्यादा सुनने की या फिर चीजों को ग्रहण करने की। ठीक है, इसी तरह फिर आगे की चीजें, मतलब एक दो चीजें कनेक्ट करके चलती हैं इसमें। साइकोमोटर है, जैसे आपका ये इमिटेशन है, इसमें क्या कर रहे हैं कि आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फैक्ट्री में, स्वामी विवेकानंद की आप बुक पढ़ रहे हैं, तो जो चीजें वो फॉलो करते थे उनका आप लाइफ स्टाइल पढ़ेंगे, डे सुबह से शाम तक क्या करते हैं, तो आप इमिटेशन करेंगे, उसे को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे तो आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, रेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। अफेक्टिव डोमेन का आपका रेस्पॉन्डिंग हो गया और साइकोमोटर का आपका इमिटेशन हो गया। इमिटेशन क्या कर रहा है आपका, कॉपी करने की कोशिश। ठीक है, रेस्पॉन्डिंग में क्या है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस कॉपी को करने के लिए। तो इस तरह से तीनों ए साइड बाय साइड चलते ही हैं, तीनों जो हमारे डोमेन हैं। समझ रहे हैं आप गौरव जी? मैम एक बार अफेक्टिव डोमेन का जो लास्ट वाला है ना, कैरेक्टराइजेशन, वो बताइए ना। हाँ, कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, टू चेंज वंस वे ऑफ लाइफ और बिहेवियर। तो कैरेक्टराइजेशन में ये हार्ट के लेवल पे है, तो कैरेक्टर उसका बनाते हैं। कैरेक्टराइजेशन मतलब इस वाले लेवल पे आके उसका एक कैरेक्टर बनता है। जब वो चीजें फॉलो करेगा, रिसीव करेगा, फिर पार्टिसिपेट करेगा, चीजों में इन्वॉल्व होगा, फिर आइडियाज क्रिएट करेगा खुद से। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, हमारा आइडियाज बना रहा है, उससे क्या होगा, उसका कैरेक्टर जो है बढ़ेगा, उसका जो चेंज होगा बिहेवियर में। अगर वो रूड है तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, विवेकानंद जी को पढ़ के। उसके मेंटल लेवल पे है, मतलब मानसिक है, जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है मेंटल लेवल पे होता है, तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होगा, वो हमारा कैरेक्टराइजेशन के अंडर आएगा। ठीक है, ओके मैम। हैवी तो नहीं हो रहा है आपको कि हैवी लग रहा है, ज्यादा पढ़ा दिया? नहीं मैम। तो गैगने और ब्रिक्स का करें या कल करें? गैगने एंड कल करते हैं मैम। कल करें?
यस मैम। चलिए कल कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ फिर मैं आपको से जो मैंने भी पढ़ाया है। चलिए क्वेश्चन बताएंगे, हैंड रेज करेंगे जिसको आता है, ठीक है। तो कितने क्लासिफिकेशन बताए हैं मैंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में? बताइए सोनिया शाह जी। जी मैम, 2 बताए हैं। एक है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन और दूसरा है गैग्ने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन। बहुत अच्छा। तो ब्लूम क्लासिफिकेशन में बताएंगे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, हैंड रेज करेंगे। जी रितिका जी बताइए। 3 क्लासिफिकेशन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब इसे बॉडी से रिलेट करके बताए, कौन बताएगा? आयुषी सिंह जी बताइए। जो कॉग्निटिव डोमेन है दैट इज रिलेटेड टू हेड, affective domain is related to heart and psychomotor domain is related to hand. जी बहुत अच्छा। तो कॉग्निटिव डोमेन में जो 6 चीजें बताई हैं वो किसी किसे आती हैं, हैंड रेज करेंगे। आकाश कुमार त्रिवेदी जी बताइए। मैम मैंने पिछले के लिए किया था। अच्छा तो हैंड डाउन कर दीजिए जिससे क्लियर हो जाए। गौरव पंडित जी बताइए। पहले है नॉलेज, फिर है नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के बाद एप्लीकेशन, एनालिसिस, उसके बाद है सिंथेसिस, फिर है एवेलुएशन। बहुत अच्छा। बताएंगे एंडरसन एंड डेविड ने किस तरह से इसको बताया है, डॉक्टर महुआ पाल जी बताइए। फर्स्ट रिमेम्बरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाइंग, फिर एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, देन क्रिएटिंग। बहुत अच्छा। डिफरेंस बताएंगे ब्लूम का और एंडरसन एंड डेविड में क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस जो बताया था। मानसी जी बताइए। जी पहले 4 तो सेम है, जो समझ, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, जो कॉम्प्रिहेंशन या अप्लाई करना है एप्लीकेशन वाला। लेकिन लास्ट में जो ब्लूम ने बताया कि सिंथेसिस पहले करना है और बाद में मूल्यांकन करना है, तो एंडरसन और वो बताते हैं कि पहले मूल्यांकन करो और बाद में उसको क्रिएट करो। जी बहुत अच्छा बताया आपने। इसके बाद अफेक्टिव डोमेन में बताएंगे क्या क्या 5 चीजें आती हैं। 2 ही लोग हैं पूरी क्लास में जो बताएंगे। शिवम चौरसिया जी बताइए। जी मैम। आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना और निरूपण। जी मैम। बहुत अच्छा। तो रिसीविंग कौन बताएगा कि रिसीविंग क्या है, हैंड रेज करें। महुआ पाल जी बताइए। रिसीविंग है विलिंग टू रिसीव, मतलब लिसन, सुनना, सुनने के लिए तैयार होना। बहुत अच्छा। रेस्पॉन्डिंग बताएंगे। रितिका जी बताइए। रेस्पॉन्डिंग पार्टिसिपेट करना होता है। जी वैल्यूइंग में बताएंगे, हैंड रेज करें। मानसी जी बताइए। फिर उसको आकलन करना, उसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी कितनी है वो देखना। जी बहुत अच्छा। ऑर्गेनाइजिंग किसको आता है? नेहा मैम आइडिया, प्रजापति। मैम आइडिया। अच्छा आइडिया बनाता है, न्यू न्यू ऑर्गेनाइज करता है ना। यस मैम। ठीक है। साइकोमोटर डोमेन में जो 5 चीजें बताएं वो कौन कौन सी है बताएं, हैंड रेज करें। आकाश कुमार त्रिवेदी जी बताइए। मैम ये 5 है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिप्शन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। बहुत अच्छा बताया आपने। अब ये बताइए कोई कि प्रिसाइज क्या है, परिशुद्धता, इसमें क्यों लिया गया है? मैम अभ्यास करने से लिया गया है, इसे बार बार किसी चीज का अभ्यास करना। हाँ जी बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए
प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन क्या है साइकोमोटर डोमेन में? डॉक्टर महुआ पाल जी बताइए। कोई नए चीज के लिए भी एडेप्टेड होना, नया टेक्नोलॉजी को आविष्कार करना, ये नेचुरलाइजेशन में आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छे आंसर बताए। तो बाकी कौन बचता है? सभी लेफ्ट हो गए, क्वेश्चन आंसर में सभी लेफ्ट हो जाते हैं। विभाग और जी आप हैं क्लास में? क्लास ऑन करके चले गए हैं कहीं? नहीं है, नहीं अच्छा। मैम, मैं इधर ही हूँ। गुड इवनिंग। आज ही पहला दिन है, मैंने मैम कल ही ज्वाइन किया है ग्रुप, और आज पहले दिन ही क्लास अटेंड करी है। तो आज सुना है मैम, कोशिश करूंगी इसको पढ़ने की, और जरूर कल से रिस्पॉन्ड भी करूंगी मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शलाका जी हैं? शुभांगी गुप्ता? रितु केवत? यस मैम। आप थी क्लास में पूरी? यस मैम। चलिए बताइए, साइकोमोटर डोमेन में कौन कौन सी चीजें हैं? इमिटेशन है, मैनिपुलेशन है, प्रिसाइज है, आर्टिकुलेशन है और नेचुरलाइजेशन है। बहुत अच्छा। इन्वॉल्व हुआ कीजिए सभी, हैंड रेज क्या किया मैम? कीजिए, हेजिटेट को नहीं करना है। यस मैम। यहाँ डांटनी पड़ेगी आपको, कुछ भी गलत भी बताओ कोई नहीं, आपको सही कराया जाएगा। यस मैम। प्रतिभा जी? प्रतिभा श्रीवास्तव है क्लास में? चलिए, बाकी सबने अच्छा कंट्रीब्यूट दिया क्लास में, क्वेश्चन आंसर में। तो भाई हम शांति पाठ कर लेते हैं। आंखें बंद कर लेंगे सभी, कमर गर्दन सीधी। जो नॉलेज ली है उसे माइंड में रखने की कोशिश करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, मन को शांत करेंगे। ओम का उच्चारण, शांति पाठ। शांति शांति शांति। क्लास से पहले और क्लास के बाद मंत्रोच्चारण